नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा कंटेंट का टॉपिक पेपर फर्स्ट में महासागरीय जलधाराएं हैं या ओशियन करंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महासागरीय जलधाराएं किसे कहते हैं, इनके उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं और विभिन्न महासागरों में विभिन्न जलधाराएं या ओशियन करंट्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हम जानेंगे कि गर्म करंट्स कौन सी है और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं और इन सभी का इफ़ेक्ट क्या होता है, इनका परिणाम क्या होता है, इन सब चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसमें हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी सेंड किया जाएगा, असाइनमेंट भी सेंड किया जाएगा और ओशियन के मैप के द्वारा भी आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि ओशियन करंट में आप एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। मैप में अगर याद हो जाता है तो बाकी डिटेल इजी गोइंग में याद हो जाती है। महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा में प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। वस्तुतः महासागरीय धाराएं महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण या शीतल नदियों की तरह होता है। प्राय ये भ्रांति होती है कि महासागरों में जल स्थिर होता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। महासागर का जल निरंतर एक नियमित गति से बहता रहता है और इन धाराओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक धारा में प्रमुख अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट एवं स्ट्रीम करंट होती है। ये एक स्ट्रीम करंट की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि अपवहन धारा करंट के बहाव की कोई विशिष्ट सीमा नहीं होती है। उच्च दाब के क्षेत्र एवं ठंडी महासागरीय जलधाराएं ही वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी क्रियाओं के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों के बाद रेगिस्तान बनते हैं। ये रेगिस्तान का इसलिए दिया है इसमें क्योंकि जिस कोस्टल एरिया के पास में ठंडी जलधाराएं होती हैं वहाँ पर शुष्क दशाएं जनरली पाई जाती हैं, तो वहाँ डेजर्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, स्पेशली उष्णकटिबंधीय महासागरों के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। बात करें कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो महासागरीय धारा बनने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। प्रथम तो जल में लवण की मात्रा एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान पर बदलती है, इसलिए सागरीय जल के घनत्व में भी स्थान के साथ साथ परिवर्तन आता है। जहाँ पर सागरीय जल का घनत्व अधिक रहेगा और दूसरी जगह है कि एक सागरीय जल का घनत्व कम रहता है, तो कम घनत्व वाला जल स्तर ऊपर रहता है और अधिक घनत्व वाला जल स्तर नीचे रहता है। द्रव्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिसमें वे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं के कारण ही धाराएं बनती है। तो क्या होता है कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर धाराएं प्रभावित होने लग जाती है ऑटोमेटिक। दूसरे कारण में सूर्य की किरणें जल की सतह पर एक समान नहीं पड़ती, इस कारण जल के तापमान में असमानता आ जाती है। इसके कारण संवहन धारा पैदा होते हैं। तीसरा कारण सागर की सतह के ऊपर बहने वाली तेज हवाएं होती हैं। मुख्य कारण तो यही होता है। उनमें भी जल में तरंगे पैदा करने की क्षमता होती है। ये तरंगे पृथ्वी की परिक्रमा से भी बनती हैं। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में घड़ी की दिशा में धाराएं बनती हैं। अब देखिए, मुख्य कारणों को एक अलग से दिखाया गया है कि पृथ्वी का घूर्णन, पवन, विभिन्न स्थानों के तापमान का अंतर, विभिन्न स्थानों के जल के खारापन का अंतर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर अनेक धाराएं बहती है। इन सब में गल्फ स्ट्रीम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस स्ट्रीम में जल नीला व उष्ण हो जाता है। इसका बहाव मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर से कनाडा तक होता है। ये मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। इसकी पूरी डिटेल आपको जैसे ही जलधाराओं का महासागर वाइज लेंगे तो उसमें डिटेल से बताऊँगा। यही कारण है कि लंदन एवं पेरिस कम ठंडे रहते हैं, जबकि नॉर्वे के तटीय इलाके पूरे वर्ष बर्फ रहित रहते हैं।
इसके अलावा ब्राज़ील करंट, जापान, उत्तर भूमध्य रेखा, उत्तर प्रशांत महासागर के तरंगे आदि विश्व की प्रमुख सागरीय धाराओं में गिने जाते हैं। बात करें इनके महत्व की, तो महासागरीय धाराएं सागरीय जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। ये सागरीय जीव जंतुओं के लिए आहार का मुख्य स्रोत होती हैं। सागरीय तरंगों से गर्म जल शीतल जल वाले क्षेत्रों तक जाता है। इसके विपरीत सागरीय तरंगों का असर भूतापमान पर भी पड़ता है। सतही सागरीय धाराओं का ज्ञान पौध परिवहन पर होने वाले व्यय को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में मदद करता है। इनके कारण ही ईंधन की खपत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो व्यय और यात्रा समय में काफ़ी कमी लाता है। पुराने समय में तो सागरीय धाराओं व वायु दिशा ज्ञान और भी महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसका एक अच्छा उदाहरण अगुलहास धारा है, जिसने कारण पुर्तगाली नाविकों व अन्वेषकों को काफ़ी समय तक भारत आने से रोका रखा। आज भी संसार भर के नौवहन प्रतियोगी सागरीय धाराओं का लाभ उठाते हैं। महासागरीय धाराएं सागरीय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण ईल मछली है। नेक्स्ट, इसी के महत्व के संदर्भ में बात करें तो सागरीय धाराओं का ज्ञान सागरीय कर्कट के अध्ययन में भी सहायक होता है। इसका उलट भी सत्य है कि ये धाराएं विश्व पर्यंत तापमान निश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो धाराएं उत्तरी अंध महासागर का उष्ण जल उत्तरी पश्चिमी यूरोप तक लाती हैं, वहाँ के तटीय क्षेत्रों में बर्फ़ जमने नहीं देती। इस कारण वहाँ के पतनों में जल पोतों की आवाजाही बाधित नहीं होती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर के हिंद महासागर के क्षेत्र में एक शक्तिशाली जल प्रवाह की खोज की है। ये उस तंत्र जाल का एक महत्वपूर्ण भाग है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। इस सागरीय प्रवाह की मात्रा लगभग 40 अमेजन नदियों के जल की मात्रा के बराबर है। तो ये तो इसके महत्व थे और इसका परिचय था। अब प्रत्येक महासागर की अलग अलग जलधाराएं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी समरी के तौर पे बता देता हूं कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं, एक तो लिखित में और एक मैप के द्वारा। फिर नेक्स्ट वीडियो से अपन एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। जैसे उत्तरी विषुवत जलधारा प्रशांत महासागर में ये गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा प्रशांत महासागर में ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है और एक गर्म जलधारा है। ऐसे देखिए पूरी एक सारणीनुमा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपको नाम याद करने हैं कि कौन कौन सी जलधारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है और उसका स्वभाव कैसा है, गर्म है या ठंडी है। लास्ट में एंटीलीज अटलांटिक महासागर की जलधारा है, जो कि एक गर्म जलधारा है। इस टेबल का आगे का विस्तृत भाग ये है। जैसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा वो भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसी तरीके से अटलांटिक महासागर की इरमिंजर, ये सब गर्म जलधारा हैं। अब ठंडी जलधाराओं की बात करें तो इसमें लेब्राडोर जलधारा, बेंगुला जलधारा, कनारी जलधारा, ये तीनों जलधाराएँ अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएँ हैं। नीचे 22, 23, 24 नंबर पे हिंद महासागर की जलधाराएँ दे रखी हैं, तीनों गर्म जलधाराएँ हैं। दक्षिणी विषुवत जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और अगुलहास जलधारा। इस टेबल का लास्ट पार्ट ये है। इसमें वापस अटलांटिक और हिंद महासागर की कुछ जलधाराएँ दे रखी है और उसको राइट साइड में डिवाइड भी कर रखा है कि कौन सी ठंडी है और गर्म जलधारा है। आपको एक सरसरी नज़र से देखना है कि आपको इतना करना है कि नाम याद हो जाए कि ये कौन से महासागर की है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये जलधाराओं का एक वर्ल्ड का मैप है कि कौन से महासागर में कौन सी जलधारा है, कहाँ कहाँ किस दिशा में प्रवाहित होती है, और ऊपर सिंबल भी बन रहा है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये टेबल और ये मैप से आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ऑक्सफोर्ड का एटलस लेके और जो मैं अभी PDF भेजूँगा उसको स्टडी करके आगे की वीडियो की तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे ये टॉपिक अपने अच्छे से
समझ में आ जाए। थैंक यू।